एक बहू से ससुराल नहीं चलता। अरे सुनते हैं, 1 हफ्ता हो गया आपको दुकान खोले हुए। ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? भूखे मरने की नौबत आ जाएगी हम लोगों की। कोई टाटा बिरला नहीं हो कि काम नहीं करोगे तो भी घर में बैठकर खाने को मिलता रहेगा। एक छोटी सी दुकान है, उसे भी खोलते नहीं हो। अरे भाग्यवान, मैं क्या तुम्हारी आंखों में खटकता रहता हूँ हर समय? जब देखो बड़बड़ाती रहती हो मुझे देखकर। अरे पति घर में है, ये देखकर कुछ ढंग का खाने के लिए बना दिया करो, या सिर्फ ताने ही देने आते हैं दिन भर। पति को घर में देख पत्नियां 10 तरह के शौक करती है। एक मेरी पत्नी है, बस हर समय चिड़चिड़ाती रहती है। हाँ, बस खाना और सोना यही तो दिखाई देता है। बस काम करने को मत कहो। अरे लोगों के कपड़े सिल सिल कर मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। पहले पूरा दिन घर का काम करो और फिर उसके बाद आधी आधी रात तक बैठकर लोगों के कपड़े सिलो। क्यों? क्योंकि अगर मैं हाथ पैर ना चलाऊं तो सड़क पर बैठकर भीख मांगने की नौबत आ जाए हमारी। पता नहीं कैसे आदमी के साथ मेरी शादी हो गई। शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बस पूरा दिन बिस्तर तोड़ने के लिए कह दो। अरे भाग्यवान, तू थकती नहीं है क्या उन्हीं बातों को रोज रोज बोलकर? पिछले 20 साल से तू हर रोज यही टेप रिकॉर्डर बजा रही है। तेरी बातों का मुझ पर आज तक कोई असर हुआ है जो अब हो जाएगा? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। जब 100 ढीढ़ बने होंगे ना, तब आपने जन्म लिया होगा। और खुद तो जैसे हो वैसे हो, मेरे बेटे को भी अपने जैसा बना लिया है। तुम्हारी यही हरकतें देख देख कर वो भी 1 नंबर का निकम्मा और कामचोर हो गया है। पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है। इतना बड़ा जवान शरीर हो गया है, हट्टा कट्टा होकर भी बस पूरा दिन 4 पाई पर पड़ा मोबाइल में उंगलियां घिसता रहता है। अरे यही लक्षण रहे तो कल को कौन अपनी बेटी ब्याहेगा इसके साथ? पूरी जिंदगी ऐसे ही फिरता रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं करेगा कोई अपनी लड़की की शादी? इतना सुंदर हट्टा कट्टा नौजवान है मेरा बेटा। 1 नहीं 10 रिश्ते आएंगे उसके लिए। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे साथ शादी करवाकर तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी खराब करी। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं भी तुम्हारे निकम्मे बेटे से शादी करवाकर किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दूं। लेकिन मैं तुम्हारी माँ की तरह मूर्ख नहीं हूँ। जब तक ये कोई काम धंधा शुरू नहीं करता, मैं इसकी शादी के लिए किसी से बात नहीं करने वाली। अरे तुम 2 निकम्मों को बैठा कर खिला रही हूँ, इतना ही बहुत है। एक और इंसान का बोझ उठाने की ताकत नहीं है मुझ में। नीना के घर में होने वाली ये एक आम बातचीत थी। मध्यम वर्ग परिवार में जन्म लेने वाली नीना बचपन से ही मेहनती थी। कपड़े सिलने का शौक था, इसलिए 14 साल की उम्र में उसकी माँ ने उसे सिलाई कढ़ाई सिखा दी। वो नहीं जानती थी कि शौक में शुरू किया हुआ ये काम एक दिन उसकी मजबूरी बन जाएगा। नीना की शादी संजय के साथ हुई थी, जिसकी बाजार में कॉपी किताब की एक छोटी सी दुकान थी। खैर नीना को तो उसमें भी संतोष था, लेकिन कौन जानता था कि शादी के बाद उसकी किस्मत के सितारे क्या मोड़ लेने वाले हैं। सुनिए, आपकी छोटी सी दुकान है, जितना आप कमा कर लाते हैं उसमें तो मुश्किल से ही घर चल पाता है। मैंने अपने मायके में सिलाई कढ़ाई सीखी थी। आप कहें तो मैं भी कपड़ों की सिलाई का काम शुरू कर दूं? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही तूने। अरे जब तेरे अंदर गुण है तो तुझे पूछने की क्या ज़रूरत है? तू ऐसा कर, आज से ही अपना काम शुरू कर दे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भला? जब पति संजय ने नीना को कपड़े सिलने की इजाज़त दी तो नीना के पांव जैसे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसे समझ में आ गया कि आखिर उसके कमाने पर संजय इतना खुश क्यों था। शादी के 3-4 महीने बाद शौक से शुरू किया हुआ सिलाई का काम अब मेरे लिए एक मजबूरी बन गया है। संजय तो इतना कामचोर और निकम्मा है कि अगर सिलाई का काम ना करूं तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाए। अरे भाग्यवान, घर चल रहा है ना, चाहे तेरी कमाई से चले या मेरी, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी पति पत्नी के बीच में कोई मेरा तेरा थोड़ी ना होता है। शादी के कुछ साल बाद नीना के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने देवांश रखा। पता नहीं इस कामचोर आदमी से शादी करवाकर भगवान ने मुझे मेरे कौन से पापों का फल दिया है। अब तो मेरे जीवन में बस एक ही खुशी है, वो है मेरा बेटा देवांश। बस उसका चेहरा देख कर ही जीने का मन करता है, वरना इस नीरस जीवन में है ही क्या। नीना अपने बेटे देवांश से बहुत प्यार करती थी। बेटे की हर ज़रूरत का ख्याल रखने और उसे अच्छी परवरिश देने के लिए वो दिन रात मेहनत करके कपड़े सिलने लगी, जबकि उसका पति संजय सप्ताह में 1 या 2 दिन ही दुकान खुलता और बाकी दिन घर में पड़ा हुआ ऊँघता रहता। माँ के ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार और पिता की गलत संगत का प्रभाव ये रहा
कि देवांश भी बढ़ती उम्र के साथ पिता की तरह ही कामचोर और निकम्मा हो गया। पहले तो नीना उसे बच्चा समझकर उसकी गलत आदतों को इग्नोर करती रही, लेकिन जैसे जैसे देवांश की उम्र बढ़ती गई, नीना को ये समझ में आ गया कि उसने अपने पिता के सारे लक्षण पा लिए हैं। पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो कोई नौकरी करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। अपना आराम त्याग कर वो काम करना ही नहीं चाहता था। अरे नीना, कहाँ है भाई? आज तेरे लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूँ। तेरा बेटा है ना देवांश, उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, तो कहे तो बात चलाऊं? नहीं काकी, अभी मैं देवांश का रिश्ता नहीं करूँगी। अरे वो ढंग से कोई नौकरी करना शुरू करे, उसके बाद बहू लाने के बारे में सोचूं। अभी तो वो अपने पैरों पर ही ठीक से खड़ा नहीं है, तो शादी की बात तो दूर ही है। अरे नीना, हद करती हो तुम भी। लड़का ब्याह लायक हो गया है, और नौकरी का क्या है, जब सर पर जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो सुधर जाएगा। अरे अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं ब्याह के बाद। बीवी आएगी तो अपने आप लाइन पर आ जाएगा। बीवी के सामने मर्दानगी दिखाने के लिए पहले रुपया कमा कर दिखाना पड़ता है। आप सही कह रही हो, पर क्या काकी वाकई में मेरा बेटा सुधर जाएगा? और नहीं तो क्या। अरे आज तक 200 से ज़्यादा ब्याह करवाए मैंने। देवांश जैसे कितने ही लड़कों को शादी के बाद सुधरते हुए देखा है। अरे तू बिल्कुल चिंता ना कर, अनपढ़ और गंवार सुधर जाते हैं, तेरा बेटा तो फिर भी पढ़ा लिखा है। अच्छा सुन, लड़की का नाम है शेफाली, सरकारी नौकरी करती है लड़की, बस थोड़ी सी ना लंबाई कम है। अरे नहीं नहीं काकी, मेरा दिल नहीं मानता, मैं ये नहीं कर सकती। जब तक देवांश कमाना शुरू नहीं करेगा, मैं इसकी शादी की बात नहीं कर सकती। 2 दिन बाद मेरी आंखों से तो दिखाई देना बहुत ही कम हो गया है। सिलाई का काम अब मुझसे हो नहीं पा रहा। मेरी आंखों की रोशनी जाने को तैयार है, लेकिन इन दोनों बाप बेटों की आंखों में शर्म ही नहीं आ रही। अरे मैं तो कहता हूँ इस लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता करवा देते हैं। कम से कम ये रात रात भर कपड़े सिलने से तो तुझे मुक्ति मिलेगी। लड़की की अच्छी नौकरी है, इज्जत से 4 पैसे कमा कर लाएगी, तो हमारा घर भी अच्छे से चलने लगेगा। नीना लगभग मजबूर हो चुकी थी। इस रिश्ते के अलावा उसे अब और कोई राह नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मजबूरी में वो अपने बेटे देवांश के लिए शेफाली का रिश्ता लेने को तैयार हो जाती है। देख नीना, पहले ही सोच ले, लड़की की लंबाई का बाद में बतंगड़ ना बनाना। अरे लड़की की लंबाई कम है तो क्या हुआ काकी, लड़की गुणी तो है, पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी है। हमारे घर आएगी तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस काकी, आप किसी तरह जल्दी से मेरे देवांश का रिश्ता इस लड़की से करा दो। शेफाली की लंबाई कम थी, जिसके कारण उसके माता पिता को उसके लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। देवांश पढ़ा लिखा तो था, लेकिन वो नौकरी नहीं करता था। काकी ने आधा अधूरा सच बताकर देवांश और शेफाली का रिश्ता करा दिया था। शादी के बाद, सुनिए, अब तो शादी को 2 महीने होने को आए, अब आप इंटरव्यू देना शुरू करिए ना, ऐसे कब तक घर पर बैठे रहेंगे? शेफाली, तुम्हें क्या लगता है मुझे नौकरी की चिंता नहीं है? अरे कोई अच्छा सा ऑफर मिलेगा तो मैं तुरंत जॉब कर लूँगा। हाँ, लेकिन क्या बताऊँ, जितनी मेरी योग्यता है उसके हिसाब से मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। देखो देवांश, नौकरियां कोई थाल में परोस कर नहीं मिलती है, उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे तुम इंटरव्यू देना तो शुरू करो। और सबसे बड़ी बात, हर बड़ा काम भी पहले छोटी शुरुआत से ही आगे बढ़ता है। अभी स्टार्टिंग में आप कोई छोटी मोटी जॉब ले लो, थोड़ा अनुभव हो जाएगा तो अपने आप अच्छे ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है तो तुम खुद को कुछ ज़्यादा होशियार समझ रही हो क्या? हैं? तुम्हें तो बस ऑफिस में जाकर 8 घंटे पूरे करने होते हैं। प्राइवेट नौकरी क्या होती है ये तुम क्या जानो? दूसरों को भाषण देना आसान है, करके दिखाना मुश्किल मैडम। देवांश, माना कि मेरी सरकारी नौकरी है, लेकिन इस नौकरी के लिए सालों तक मेहनत से तैयारी की है मैंने, तब जाकर ये नौकरी मिली। आपसे किसने कह दिया कि मुझे सरकार खाली बैठने के पैसे देती है? अरे नौकरी चाहे जैसी भी हो, बिना मेहनत किए कोई आपको 1 रुपया भी नहीं देता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 1-2 नहीं 4 साल प्राइवेट नौकरी की, इसलिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि प्राइवेट नौकरी कैसी होती है। आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ, ऐसे घर में बैठने से आपको कभी नौकरी नहीं लगेगी। जब से शेफाली ने पति देवांश को नौकरी के लिए टोकना शुरू किया था, देवांश शेफाली के साथ चिढ़ा चिढ़ा सा रहने लगा था। एक दिन, माँ जी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं बेटा, बोलना। माँ जी, माना कि मेरी अच्छी नौकरी है,
और मैं जितना भी कमाती हूँ हमारा घर अच्छे से चल जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता सिर्फ एक बहू के कमाने से घर नहीं चला करता? अरे मैं तो सबसे ज़्यादा हैरान इस बात से हूँ कि मेरे आने से पहले ये घर आखिर चल कैसे रहा था, क्योंकि घर में तो मेरे सिवा कोई काम करता ही नहीं। देख बेटा, अब तू घर चला रही है, पहले मैं चला रही थी। अब मेरी आंखें जवाब दे गई है ना बेटा, इसलिए मुझसे अब सिलाई का काम नहीं होता। माँ जी आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ससुर जी तो अभी स्वस्थ हैं, पूरा दिन घर पर भी बोर होते होंगे, ये दुकान क्यों नहीं खोलते? पापा जी आप दुकान पर जाया कीजिए ना। अगर आपको अपनी दुकान पर कुछ काम कराना हो या माल लाना हो तो बताइए मुझे, मैं बैंक से लोन लेकर आपकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन ऐसे दुकान बंद रखना सही नहीं है। अरे अभी तक तो बस नीना ही मुझे ताने देती थी, लेकिन लगता है अब तो बहू से भी बातें सुननी पड़ेगी। अरे भाई नहीं चाहिए मुझे तेरे पैसे, इतने लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, मैं चाहूँ तो खड़े खड़े लाखों रुपये ले आओ, लेकिन बात पैसों की नहीं है, बस दुकान में मेरा मन नहीं लगता। बहू शेफाली अपने ससुर को काफ़ी समझाती है कि वो कोई छोटा मोटा ही सही लेकिन कुछ काम कर ले, लेकिन संजय पर बहू की बातों का कोई असर नहीं होता। पापा जी पर तो मेरी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा, मम्मी जी के बस में अब काम करना रहा नहीं, और सबसे बड़ी बात तुम तो जवान होकर भी कोई काम नहीं करना चाहते। पता नहीं आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि सिर्फ बहू से घर नहीं चलता। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को लड़कियों को नौकरी देना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह ये नौकरी किसी लड़के को मिली होती तो वो अपनी बेरोजगार पत्नी का खर्च खुशी खुशी उठाता, लेकिन जब एक औरत की नौकरी लगती है तो वो नौकरी और पैसे का ताना दे देकर पति का जीना मुहाल कर देती है। अरे तुम इतना अच्छा कमाती हो, कितनी सुकून की ज़िंदगी चल रही है, पता नहीं क्यों बार बार कमाने के लिए ताने मारकर अपनी ज़िंदगी में कलेश करती हो। शेफाली हर तरफ से समझा समझा कर थक चुकी थी, इसलिए अब उसने पति से कुछ भी कहना बंद कर दिया था। कुछ महीनों बाद अचानक ही पता चलता है कि शेफाली माँ बनने वाली है। शेफाली आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तुम देखना मैं उसे राजकुमारों की तरह पालूंगा। अच्छा, राजकुमार को पालने के लिए दौलत कहाँ से आएगी ये भी तो बता दो। देवांश पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ दिन बाद अचानक शेफाली की तबीयत खराब रहने लगती है। शेफाली, घर का काम, नौकरी और बच्चा सब कुछ एक साथ संभालने से तुम्हारी सेहत पर गलत असर पड़ रहा है। मेरी सलाह मानो तो कुछ महीने की छुट्टी लेकर घर में आराम करो। इस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी तुम्हारी प्रेगनेंसी और ये बच्चा है। सेहत अच्छी रहेगी तो जीवन भर नौकरी करना। डॉक्टर की बात सुनकर शेफाली ऑफिस से छुट्टी ले लेती है। मतलब अब अगले 1 साल तक तुम घर पर ही रहने वाली हो? अरे तुम मेडिकल अपने ऑफिस में लगा दो ना, फिर सैलरी क्यों नहीं मिलेगी? सैलरी तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं होता देवांश, मेडिकल देखकर ही मुझे छुट्टी मिल रही है, लेकिन उन छुट्टियों का कोई पैसा नहीं मिलता। आप सबकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं करते बेटा, मुझे तो बस चिंता इस बात की है कि अगर तू 1 साल तक घर में बैठी रहेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। जब से तू शादी करके आई है बेटा, तब से तो तेरे ससुर जी बिल्कुल कामचोर और निकम्मे हो गए हैं। पहले तो फिर भी हफ्ते में 2-3 बार दुकान खोल लेते थे, अब तो महीना महीना बीत जाता है लेकिन दुकान का शटर नहीं खुलता। ये देवांश भी बीवी की तनख्वाह में इतना खुश है कि कमाने के बारे में तो इसे ख्वाब तक नहीं आते। देखिए माँ जी, सच तो यही है कि अब अगले 1 साल तक आप लोगों को कुछ न कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, और बच्चा आज हो या 2 साल बाद, उसकी डिलीवरी के लिए मुझे तो घर बैठना ही पड़ेगा ना। बस इसीलिए मैं कहती थी कि सिर्फ बहू के कमाने से घर नहीं चला करते, छोटा मोटा ही सही कुछ न कुछ काम होना ही चाहिए। अरे बेटा तू क्यों चिंता करती है, मैंने बताया था ना मेरा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के बीच में है। अरे मैं झटपट रुपयों का इंतज़ाम कर दूंगा, घर का खर्चा आराम से चलता रहेगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस समय तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो। संजय एक एक करके अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और उनसे रुपया मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी दोस्त उसे रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता। न जाने कैसे धर्म संकट में फंस गया हूँ मैं। जिन दोस्तों को मैंने घर में बुला बुला कर खिलाया पिलाया, आज मदद मांगने पर मेरी मदद करने से सारे पीछे हट गए। कहते हैं मुझे लाख रुपया दे तो देंगे, लेकिन मैं उनकी उधारी चुकाऊंगा कैसे? मेरे पास तो रोज़गार का कोई साधन ही नहीं। बस ले देकर बहू कमाती थी, अब तो उसकी भी नौकरी छोड़ने की नौबत आ गई।
इसलिए कोई भी मेरी मदद करना नहीं चाहता। दोस्तों की बातें सुनकर संजय को गहरी ठेस पहुंची थी। जिन दोस्तों के ऊपर मुझे इतना घमंड था, आज उन्होंने एक ही पल में मेरा हाथ छोड़ दिया। उनके साथ रहकर मुझे हमेशा ये खुशफहमी रही कि मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो चुटकी बजाते ही पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन मैं गलत था। आज मेरी आंखों पर लगी पट्टी हट गई। बहू ने बिना उफ किए इतने साल तक हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है, लेकिन अब हमारी बारी है। आज उसे देखभाल की ज़रूरत है और अब मैं अपना फ़र्ज़ निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। कल से मैं पूरा दिन दुकान चलाऊंगा। पापा ठीक कह रहे हैं शेफाली, बच्चे के जन्म के लिए छुट्टी लेना तुम्हारा अधिकार है। तुम छुट्टी लेकर सुकून से आराम करो। इस समय तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आज से ही नौकरी तलाशूंगा। हम सब पहले की तरह आत्मसम्मान की ज़िंदगी बिताएंगे। किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पति की बात सुनकर शेफाली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। आखिर देर से ही सही, लेकिन ससुर और पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो दोनों उस गलती को सुधारने को तैयार भी थे। ठीक ही कहते हैं बेटा कि जब तक ठोकर नहीं लगती आदमी नहीं सुधरता। आज जब अपने ही दोस्तों ने ठुकराया तब इन्हें समझ में आया कि जेब में रुपया होना कितना ज़रूरी होता है। देवांश अब एक जिम्मेदार पिता की तरह होने वाले बच्चे की हर ज़रूरत का ख्याल रख रहा था।